Okay, so let's try to solve this integral, which is integral of x minus a to the power m and b minus x to the power n dx. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. एक जैसे फंक्शन होता है जिसमें हम कर देते हैं t इंटू लेट अस से t माइनस a रेज टू द पावर n. Okay. सो आप ऑब्जर्व करेंगे dt ये ऐसे है, तो इस फंक्शन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. मतलब इस इंटीग्रल को, ये इनडेफिनेट की बात हो रही है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते. क्यों? क्या बता सकते हैं? क्यों? अगर आप t माइनस ए रेज टू द पावर n आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा पूरा, तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, ट्रू, लेकिन इसमें बाइनोमियल थ्योरम आप लगाएंगे और इसे पूरा एक्सपैंड करेंगे और एक एक टर्म को ऐड करेंगे, तो बहुत टीडियस काम है. Okay. इसका आसान So तरीका it's not easy to evaluate such integral. it's virtually impossible. Okay. So what we'll do in this case is we'll set t minus a, अगर हम z रख दें, ठीक है, तो हमारा t जो आ जाएगा वो z प्लस a के बराबर आ जाएगा. Okay. तो dt जो है वो dz के बराबर है, राइट. सो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम इसको हमने इस फॉर्म में कर लिया, ये इस फॉर्म का हो गया कि ये t जो हो गया वो z प्लस a के बराबर हो गया, और ये जो बड़ी सी चीज़ थी ये सिंपली z हो गई, Z to the power n dz. अब हम इसे आराम से दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते Okay. हैं. So the integral is very much simplified. वेरी मच. सो z रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस a z रेज टू द पावर n इंटीग्रल dz. अब इसको इवेलुएट करना बहुत सिंपल काम है. इसमें कुछ हम ऐसा ही या इसका वेरिएशन कह सकते हैं कर रहे हैं. पहले हम फर्स्ट स्टेप उसी से बेसिस है x माइनस ए रेज टू द पावर m. ओके, क्योंकि इसमें दोनों ही टर्म्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं या बड़ी हैं, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, हम x माइनस ए को t डाल देते हैं. Okay. तो इससे क्या होगा, dx जो है वो dt के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो जो i है वो अब क्या हो गया, i जो इंटीग्रल हमारा है वो इनिशियली वाला वो क्या हो गया, वो t रेज टू द पावर m b माइनस a माइनस t रेज टू द पावर n dt हो गया. Exactly. ठीक है, नाउ द लिमिट्स बिकम 0 टू b माइनस 1. b माइनस 1 यहाँ भी है, b माइनस 1 यहाँ भी है. बिल्कुल. So what we can do with this is we can set b माइनस 1 को हम c रख लेते हैं ताकि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल बने. Okay. ठीक है, तो हमारा फिर हम इसको ब्रेक करें तो हमारा क्या आ जाता है, ब्रेक नहीं है एक्चुअली हम रिप्लेस करें, तो ये t रेज टू द पावर m यानी ये इक्वल हो जाता है t रेज टू द पावर m c माइनस t रेज टू द पावर n 0 टू c. ठीक है, अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा रिडक्शन फार्मूला, जो हम कहाँ पढ़ के आए हैं, ये हमें इनडेफिनेट में पढ़ कर आए हैं. इनडेफिनेट में हमने रिडक्शन फार्मूला सीखा था जिसके थ्रू इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं. सो अब पहले हम क्या करें, हम देखेंगे कि c माइनस टी रेज टू द पावर n और t रेज टू द पावर n दोनों इंटीग्रेबल हैं. ठीक है, तो अब कौन से पार्ट को फर्स्ट, कौन से पार्ट को सेकंड, इसमें एक चीज़ रियलाइज़ हम कर सकते हैं कि इवेंचुअली हम जब पावर बढ़ाते जाएंगे, एक्चुअली इसमें ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टी रेज टू द पावर में हमें आंसर थोड़ा क्लियर आएगा, ये हम बाद में आके देखेंगे. ठीक है, तो आप अगर हम टी रेज टू द पावर m को इंटीग्रेट करते हैं, यानी टी रेज टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 बना देते हैं इसे. Okay. एंड c माइनस टी रेज टू द पावर m को एज इट इज़ छोड़ देते हैं. ये हमारा बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, ये बाई पार्ट्स लग रहा है. ओके, ये सिंपल सी चीज़ है समझना. ये टी रेज टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 इंटू n इंटू सी माइनस टी रेज टू द पावर n माइनस 1 बन रहा है. माइनस यहाँ पे भी आएगा तो इसलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा. Okay. ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, हम इसको लिख सकते हैं कि i n कॉमा m की फॉर्म में लिख लेते हैं. i n कॉमा m जो है वो बराबर हो गया इस चीज़ के. हमारा जो इंटीग्रल था वो 0 टू c था. Okay. ये लिमिट देखिए यहाँ पे 0 टू c है, बिल्कुल. तो 0 टू c है, तो ये वाली इस चीज़ की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाता है, ये 0 प्लस n ओवर m प्लस 1 इंटू i n माइनस 1 m प्लस 1. बिल्कुल. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं i n कॉमा m इज़ इक्वल टू n ओवर m प्लस 1. ऐसे हम कंटिन्यूस करते जाते हैं, तो हमें ये पता दिखेगा कि ये n इंटू n माइनस 1 इंटू m प्लस 2
आई एन माइनस ओके 2 m प्लस 2 हो जाएगा. ओके. सो हम कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ते जाते हैं. तो ये कैसा ये कैसा होता जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 गोज ऑन अप टिल 1, राइट. सो और ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 अप टिल m प्लस n प्लस 1. ये ऐसे जाते जाएंगे. ओके. ठीक है. और हमारी जो फाइनली हमारे पास टर्म बचेगी वो बचेगी t रेज टू द पावर n प्लस m. अब हम इसका भी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू c. ठीक है. अब हम ये तो बिल्कुल साधारण तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आपका n प्लस इसको हम साधारण तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर जो फाइनली आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये वाली +1 की टर्म नहीं आएगी. ये अभी तक m प्लस 1, यहाँ पे +1 की टर्म नहीं आएगी. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 गोज ऑन अप टिल 1 इंटू c. यानी c जो हमारी वैल्यू थी क्या थी, b माइनस a के बराबर थी m प्लस n प्लस 1 ओवर m प्लस 1 अप टिल m प्लस n प्लस 1. एक सेकेंड दीजिएगा. m प्लस n प्लस 1. ओके. सो ये हमारा, ये इसमें हमने दो चीज़ें सीखी. एक रिडक्शन फार्मूला की एप्लीकेशन. सॉरी फॉर दी हैंडराइटिंग. यहाँ पे ये n है. n और m में अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप इनिशियल क्वेश्चन से रेफ़र करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ n है और कहाँ m है. Okay. जैसे ये n है और ये m है, तो इससे हम इस इंटीग्रल को वर्कआउट. इसमें हमने रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया और एक जो स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था कि ये t इंटू टी माइनस ए रेज़ टू द पावर n ऐसे वैल्यूएट नहीं हो सकता. उसको हम t माइनस ए को z डाल दें तो हम उसे वैल्यूएट कर सकते हैं. बिल्कुल. So in this question, we have to find the area enclosed by the circle x square plus y square is equal to 4 and the parabola x square plus y square plus 1 and the curve y equal to greatest integer of sin square x by 4 plus cos x by 4. Okay, so first thing I have done over here is I have drawn the figure x square plus y square is equal to 4. Okay, so this is a circle, you can draw it easily. For x square plus x plus 1, what we can do is we can write it down in the form of x plus half ka whole square plus 3 by 4. Okay. So this shows us that the vertex is located at minus half and 3 by 4 because this is going to be the minimum value for the function. 3 by 4 is going to be the minimum value and it is going to happen at x is equal to half. So minus half. Yeah, x is equal to minus half. I'm sorry. बिल्कुल. And now we can also see that as x is positive, the parabola is sloping upwards. So quite easy to draw. So this point will be minus half, comma 0, and this point is going to be 0, comma 3 by 4. Exactly. Right. So now the main part that we have to deal with is y is equal to greatest integer sin square x by 4 plus cos x by 4. Correct. So it seems it's a very complicated part. Function, yes. So, but we can simplify. Actually, you don't need to give much care about it because you see the part where these two are interacting will lie between minus 2 and 2. So we just need to analyze the function between minus 2 and 2 because we need to find the area. If you look at the question, it says we need to find the area enclosed by all these. So all these will be interacting only in the region between minus 2 and 2. So okay, so if we analyze the function according to it, first thing we'll do, we'll take the derivative. Okay, let's take f dash x. What is f dash x going to be equal to? If you just, it is a very fairly simple differentiation. So I'll straight away write the answer. The answer would be 1 by 4 sin x by 4 Okay. into 2 cos x by 4 minus 1. Okay, so this Exactly. So you'll be able to see using the property using your knowledge of maximas and minimas that the function is minimum, fx is minimum at min at x is equal to min at x is equal to 0.
Okay, and fx. Okay, because sin x by 4 is 0 at x equal to 0. X is equal to 0, and your fx is maximum at x by 4 is equal to pi by 3, because you can quite clearly see that cos pi by 3 is equal to Exactly. half. It is equal to half, and half into 2 minus 1 is equal to 0. 0. But if I replace it in the original function, you see at x by 4 is equal to pi by 3, this value turns out to be 3 by 4. Sin square x by 4 turns out to be 3 by 4. Yes. And cos x by 4 will turn out to be half. So 3 by 4 plus half will make it 5 by 4. So this will be the maximum value. And what will be the minimum value? Let us see. Minimum value will be obtained when fx is min at x is equal to 0. Yes. So if you put x is equal to 0, the min value will be 1. So min value is equal to 1. So this function overall lies between 1 to 5 by 4. So And- greatest integer would obviously be 1. So as a result of it, we don't need to give much care about it, or rather Because its value is constant and is equal to 1. So what we need to do in this case, we need to draw a straight line from x is equal straight line at x is equal to 1. Exactly. So now we want to find the area enclosed by this. These Okay. 3 of the regions. 3 of the regions. You'll find that this line does not play actually I'll like to redraw the line. It won't be exactly like this. You'll have to draw it slightly below, because here it will intersect the circle. Okay, actually what we are drawing is y is equal to 1. So x will be equal to plus minus root 3. So the value of x, okay, at this point will be minus root 3, and here it will be equal to root 3. Okay, so right, so we clearly analyzing this part, we see that the figure will look like this. Okay, now which area do we need to find? We need to find the area which is enclosed by all the figures. So the area which this corresponds, okay, to this will be this area. I'm shading that area which is bound by all the figures you see. Yes. Okay. And actually one part that is not mentioned in it is the area enclosed by this with the x-axis should also be there in the equation, because it does not make sense. 3 figures can bind an area, but you can see in all this question that the area bound by these 2 lines and these 3 lines doesn't make sense. So we need to basically find the area found with the x-axis. So this is fairly simple. Now what we have to do in this case, we'll find out that the shaded area will be equal to integral 2 times integral 0 to 1 root 4 minus y square For the circle. dy minus integral minus 1 to 0 1 minus again in x square plus x plus 1 minus x square plus x plus 1 dx. Okay, now how are we getting it? We see that this thing is going to be the y is going to be 1 over here, right? Minus 1. Yes. Y is equal to 1. Y is equal to 1. Okay, so this is the value for x, right? This is the value for x we're getting from circle, okay, when integrating from 0 to 1. So basically what we are doing in this case is we are taking this area. We are doing it like this. This is the value for x. Okay. And we are taking it from 0 to 1. Exactly. So that has to be multiplied 2 times to enclose the whole thing. The only part that is a problem for us is this part, which is coming out to be extra, which is belonging to both the things. Yes. Which is not required. In fact, I'll say I'll re-indicate that part for you to make it clear. Okay, the part which is common to both these things will be this part. Yeah, this part will turn out to be common. So we can subtract this part. We can find the point of intersection of this with this. So if you clearly look at the points of intersection, won't require much trouble. We can just have to equate it
x square plus x plus 1 to 1, and we can clearly point the points of intersection. It will turn out to be minus 1 and 0. So if we you can see, right, I can do it. X square plus x plus 1 is equal to 1. I'll change the in color, right? It is equal to 1. So x square plus x is equal to 0, yani x is equal to 0 or x is equal to minus 1. Okay. So now we can find the area using this formula. If you calculate the area using all the formulas that you know, not very difficult to calculate, the answer turns out to be root 3 plus 4 pi by 6 minus 1 by 6 units. Okay. So in this question you need to keep your cool and calm because it will take a lot of steps. I have not done the integration for this. The integration for this will also take time, but such And questions you should give it a try. Yeah, but you should definitely give it a try. Note that this question is a different version of the question that came in IIT JEE 2014. So in this question we are given with this integral, that is 0 to 1 to root of 1 plus x square whole to the power 26. And we are also given these 4 integrals in the options, and we have to find that which among these integrals have the same value as the integral that is given to us. Okay, before we solve this question, we are going to look at a family of, and I'll not call it a family, the group of functions which has certain property which I'm going to show you. Okay. Suppose we have cosecant x plus, we put cosecant x minus cot x is equal to t. Minus cot x is equal to t. Okay. Then we can say cosecant x plus cot x is equal to 1 by t. You can quite clearly see this. We can also prove this by multiplying these two equations. You multiply these two, we will get the same thing. So now if we take the derivative of cosecant x minus cot x, or we can say we take dt by dx. dt by dx is equal to minus cosecant x cot x. Exactly. Cot x minus And plus cos x square x. plus cosecant square x. So Right. if we take cosecant x common, okay, it will become cosecant x minus cot x. Yes. So dt by dx eventually turns out to be of the form cosecant x can be expressed in as the addition of these two. If you add t and 1 by t, what you get is 2 cosecant x. So if we divide it by 2 as well, so this will lead to cosecant x, and this will be t. So you see, we can express the derivative completely in the form of t. Okay, this is a class of functions, okay, where the sum and product when multiplied gives 1. Yes. So we look at another example, which is also the example in the case of the question. X plus root 1 plus x square is equal to t if we do that. Okay. So we'll get root 1 plus x square minus x is equal to 1 by t. You can quite clearly see this using the property x square minus y square is equal to x minus a into x plus a. Yes. And So- we can also rationalize the first equation. Exactly. You can rationalize. That is a basic mechanism by which we are getting this. And in the same way, if we take the derivative of the The first equation. Yeah, the Yes. first equation, or I can label it as 1 and 2. The first equation, dt by dx is equal to 1 plus x over root 1 plus x square. That is equal to x plus root 1 plus x square. Over root 1 plus x square. So you can quite clearly see that this is equal to t itself. Okay. And this thing is equal to t plus 1 by t divided by 2. So this thing becomes 2t square over t square plus 1. 1. So now what we have done in this question is basically to substitute x plus root 1 by x square is equal to e raised to the power u. Okay. And so naturally root 1 plus x square minus x has become e raised to the power minus u. Now let us see how we can proceed with this question. Okay, so हमारा जो question था वो क्या था? Integral from 0 to 1 to root 1 plus x square raised to the power 26 dx. So हमने क्या किया? हमने x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऑप्शंस देखते हुए और ये जानते हुए कि t और 1/t में हम इसके इसे और x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ब्रेक कर सकते हैं. Exactly. हमने इसे
ई रेस टू दी पावर यू सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, और हमने रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ई रेस टू दी पावर माइनस, ये तो नेचुरली बनता है, मतलब इसमें हमने सब्सटीट्यूट नहीं कह सकते, हमने ये तो बनता ही है, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ई रेस टू दी पावर यू प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस यू इज इक्वल टू 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली। अब हमें एक ही काम करना है, हमें डी एक्स को और रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये भी सीख कर लिया था कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ आ रही थी ये ई रेस टू दी पावर यू डी यू बाई डी एक्स के बराबर आ रही थी। एग्जैक्टली। सो अब हम क्या करते हैं, यू विल कैंसिल विद x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी यहाँ से हमने इसको देखते हैं तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, जो दिख रहा है ये, ठीक है। अब हम रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ई यू एंड ई रेस टू दी पावर यू एंड ई रेस टू दी पावर माइनस यू। सो हम अगर दोनों को ऐड कर दें तो व्हाट वी गेट इज 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो ई रेस टू दी पावर यू प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस यू बाई ओके 2 इज इक्वल टू 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ई रेस टू दी पावर यू प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस यू बाई 2 ओके डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। Fine. So the answer to this question, if you just look at it this way, okay, will turn out to be अगर हमें इसको dx को रिप्लेस करेंगे so this will be e raised to the power u plus e raised to the power minus u, e raised to the power u plus e raised to the power minus u raised to the power 26 into e raised to the power u plus e raised to the power minus u okay divided by 2 का इंटीग्रल। अब लिमिट्स चेक करनी है हमें, लिमिट्स हमने चेक कहीं पे भी नहीं की हैं। हमारा ये स्टार्टिंग वाला जो इंटीग्रल था 0 to 1 था, अगर हमने x को 0 डाला तो यहाँ पे x को 0 डाला तो e रेस टू दी पावर u 1 आता है। एग्जैक्टली। सो e रेस टू दी पावर u 1 इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट डालते हैं, अगर हम x को 1 डालते हैं तो यहाँ पे लॉग यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 आ जाता है। बिल्कुल। तो 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर u, यानी u इज इक्वल टू लॉग रूट 2 प्लस 1। एग्जैक्टली। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, यानी डी यू ई रेस टू दी पावर यू प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस यू रेस टू दी पावर 27 बाई 2 इंटीग्रल 0 log रूट 2 plus 1. Okay, so by this we end this question.